स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। 5 अगस्त के बाद आर्टिकल एप्लीकेशन के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने अब कहीं ना कहीं लबकुशाई की। उनकी रिहाई के बाद पहली बार मीडिया में उनका स्टेटमेंट आया और यहाँ पे एक न्यूज़ एजेंसी के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा कि 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ। ताल्लुकात जो कुछ थे भारत के साथ, मुल्क के साथ, वो ख़त्म हो गए क्योंकि अब जो खुसूसी पोजीशन है वो नहीं रही। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के इज्जत के हवाले से, उनको विकार के हवाले से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां एक हैं। जो कोई भी फैसला होगा वो अब मिलजुल कर लेना होगा। इसी मामले पे बराह रास्त मेरे साथी सईद तजम्मुल इसी मामले पे मेरे साथ जुड़े हैं। तजम्मुल, सजाद गनी लोन का स्टेटमेंट, एक बयान जो आज शाया हुआ है, मुख्तलिफ अखबारों ने इसको शाया किया है। कहीं ना कहीं लबकुशाई के दौरान सजाद गनी लोन ने बहुत कुछ कहा, ताल्लुकात की बात की, खुसूसी हैसियत के हवाले से, भारत के साथ रिश्ते के हवाले से बात की। रूप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने करीब 3.5 महीने के बाद कहीं ना कहीं लबकुशाई की, क्योंकि उन्हें जब कहा गया कि उन्हें अब सेंट्रल जेल नहीं बल्कि अब इन्हें अपनी रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया गया, चूँकि सरकारी रिहाइशगाह है। और 13 महीने के बाद उनका बड़ा एक्सक्लूसिव हालांकि न्यूज़ एजेंसी के साथ इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने तायद और तारीफ़ की कि गुपकार डिक्लेरेशन के साथ वो साथ हैं, क्योंकि वो अहम सिग्नेटरी हैं। और उससे कबल चूँकि PDP भारतीय जनता पार्टी के दौर इक़्तिदार में सजाद गनी लोन कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ 4 और 5 अगस्त के बाद उस पर सजाद गनी लोन ने ज़बरदस्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सियासी हरीफ, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन पे वो एक साथ हैं। और कोई भी फैसला, चाहे आने वाले चुनाव के हों, चाहे कोई भी सियासी फैसला होगा, वो इकट्ठे इत्तेहाद के साथ उठाया जाएगा। यानी गुपकार डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं अब इत्तेहाद के हवाले से मेन स्ट्रीम पार्टियों के लिए एक मिशल राह साबित हो सकती है। सजाद गनी लोन, चूँकि पहले भी आपको याद होगा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाद उन्हें बहुत सारा टाइम जो है SKICC और बकिया जगहों पे गुजारना पड़ा। उसके बाद उन्हें मुंतकिल किया गया उसी जगह पर जहां पर वो रिहायशी बंगलों में रहते थे। उसके बाद उनका पहला बड़ा न्यूज़ एजेंसी के साथ इंटरव्यू आया, जिसका गालिबन मकसद ये है कि जेल में भी कुछ बातें आपस में हुई है, SKICC में भी मशावरत आपस में हुए हैं। और नईम अख्तर इंद्राबी, वहीद रहमान परा, शाह फैसल, सज्जाद गनी लोन, PDP, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान और बकिया लीडरशिप जो है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो मशावरत आपस में की है उस पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिल्कुल उस पेज पे तमाम पार्टियों के साथ साथ है। और जिस तरह से उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए 5 अगस्त के हवाले से बात की है कि यह फैसला गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर उठाया गया है, लिहाजा मुझे लगता है कि गुपकार डिक्लेरेशन को और स्ट्रेंथ मिली है सज्जाद गनी लोन के इस बयान के बाद। तजम्मुल, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अगर हम इख्तिलाफात की बात करें, उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ छोड़कर उन्होंने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की बात करते हुए कहा कि अगर उनके साथ उनके सियासी इख्तिलाफात है, मगर जहां जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के साथ हुआ 5 अगस्त के बाद वहां पे सियासत की गुंजाइश नहीं है। जो कुछ भी हुआ सारे लोगों के साथ हुआ और इस मामले पे हम एक हैं और जो कोई भी फैसला, चाहे इंतखाबात के हवाले से अगर कोई फैसला आए, वो मुत्तहिद होकर हम फैसला देंगे, तभी कोई लाएअमल आगे बन सकता है। वही रूप साहब, जब आप सजाद गनी लोन के इस फैसले की बात करते हैं, इस बयान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तायद होती है गुपकार डिक्लेरेशन की। और जिसके बाद आपको याद होगा कि गुपकार डिक्लेरेशन के पहले कुछ कोशिशें हुई जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से कई एक पार्टियों ने अपना रुख जो है मुख्तलिफ तरीके से सामने लाया। कई पार्टियां कहती है कि 370-35 से अब एक तारीख है, इसको वापस लौटाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से स्टैंड लिया, इससे साफ तौर पर क्लियर और क्रिस्टल हो गया कि गुपकार डिक्लेरेशन के साथ साथ जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बकिया पार्टियों के साथ साथ है। जो कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में उस इत्तेहाद के हवाले से भी बातें हैं, जिस इत्तेहाद के हवाले से कुछ लोग कहते थे कि शायद यह इत्तेहाद ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन सज्जाद गनी लोन के इस बयान ने हलचल तो मचा दी है कि जम्मू कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन और मेन स्ट्रीम लीडरान को जेल भेजने का फैसला और उसके बाद अबॉलिश करना 335A का ऑर्डर, मुझे लगता है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते खोल दिए कि वो इसको किसी भी कीमत पर सही नहीं मानते हैं और किसी भी कीमत पर इस इत्तेहाद के आगे पीछे कोई भी रास्ता नहीं है।
इत्तेहाद ही वाहिद रास्ता है। चाहे जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन लड़ना हो, कोई भी सियासी मामलात हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन, गुलाम अहमद मीर और बकिया पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस बकिया पार्टी जो है वो एक ही पेज पर है, जिसे गालिबन आने वाले दिनों में इस खबर की और आज के इस इंटरव्यू की कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अवाम में इस वक्त चर्चा चारों तरफ है कि शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जो स्टैंड लिया, इससे कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से एक एतमाद मरकज ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, अर्बन लोकल बॉडी के यहाँ पर इंतखाबात हुए, जुनेद अजीम मतू जो उनके कैंडिडेट थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, उनका ताल्लुक है, मेयर की कुर्सी तक भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद जो ज़मीनी हकायक और सियासी सूरत हाल पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो जमात है वो कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए तजम्मुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी सैयद तजम्मुल बात कर रहे थे और सजाद लोन के स्टेटमेंट के हवाले से, उनके इंटरव्यू के, उनके बयान के हवाले से बात हो रही थी। कहीं ना कहीं गुपकार डिक्लेरेशन के बाद यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है या नेशनल पार्टीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हुई दिख रही है और ये मुस्तकबिल का फैसला कहीं ना कहीं हो सकता है, जहां पे उन्होंने कई इशारे भी दिए हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे मशहूर कानूनदान, तज्जिया निगार बाबर कादरी अब न रहे। कल शाम उनकी श्रीनगर की रिहाइश गाह पे नामालूम बंदूक बरदारों ने बाबर कादरी को गोलियों का निशाना बनाया। अगरचे उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई मगर रास्ते में ही बाबर कादरी दम तोड़ बैठे। इस हवाले से यहाँ के सियासी, समाजी, मजहबी लीडरान ने बाबर कादरी की हलाकत पे गम गुस्से का इजहार किया और उनको खराज अकीदत पेश किया। उनके साथियों ने बात की है, उनके रिश्तेदारों ने बात की है बाबर कादरी की हलाकत के हवाले से। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो दर्द है, जो सदमा है, बियॉन्ड वर्ड्स है, शायद अल्फाजों में हम बयान नहीं कर पाएंगे। बस ये कहेंगे हम कि जो उनके एंजल्स छोटी बच्चियाँ जो थी, दे हैव लॉस्ट ए केयरिंग फादर। इनके जो वालिदीन हैं, दे हैव लॉस्ट अ वेरी केयरिंग सन एंड ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी ब्रेव, वेरी कॉरेजस और वेरी आउटस्पोकन। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि जिस मुसीबत में हम पिछले 30 साल से है, इस कन्फ्लिक्ट ने, इट हैज़, ह्यूमैनिटी इज़ द वर्स्ट विक्टिम। शायद ये हम सबको इसी तरीके से कंज्यूम करेगा। बस हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनको मग़फ़िरत अता करें और इनके जो लवाकिन है उन्हें सब्र अता करें। मेरे पास तो उतने अल्फाज नहीं कि मैं बाबर साहब की हैसियत को भी बयान कर सकूँ। बाबर साहब एक ऐसे लेजेंड थे जो शख्सियत ना अभी तक इस पूरे टंगमरग में उभरी है और ना आगे जाके उभर सकती है, क्योंकि उसका जो हौसला था वो बुलंद था। हमेशा वो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए लड़ते थे, चाहे वो कोर्ट में होते थे या कोर्ट से बाहर थे। हमेशा उसने शेर की ज़िंदगी जी है और वो कि शेर की तरफ ही आज शहीद भी हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जो ये अभी कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कब तक ये चलता रहेगा? कितने जवान जो हमारे यहाँ शहीद होते रहेंगे, चाहे उस वजह से या इस वजह से, ये रुकना चाहिए। सभी को ये बात माननी पड़ेगी कि बाबर साहब ने एक शेर की ज़िंदगी जी ली और शेर की तरह इस दुनिया से गए। उनकी हिम्मत को, उनकी इस्तिकामत को और उनके जज्बे को हम सभी को दाद देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। That he was a lion, he lived like a lion and he died like a lion. इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह रहमान, क़यामत तक उनका नाम जो है, जो कश्मीर की तारीख है उसमें याद रखा जाएगा। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बाबर साहब की जो मौत है वो एक शहादत की मौत है। बाबर कादरी की हलाकत के खिलाफ आज सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज अहमद बेग ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात CBI को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसने भी बाबर कादरी को कत्ल किया है, तहकीकात सामने लाने की ज़रूरत है। बाबर कादरी का जो मौत है वो एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है और मैं इसको मजम्मत करता हूं और मैं चाहता हूं कि CBI की इंक्वायरी हो, इसमें फुल ऑफ CBI की इंक्वायरी हो, ताकि पता चले कि बाबर कादरी ने तीन दिन पहले ही उसने अपने फेसबुक पे लाइव में कहा था कि मैं उस मेरी जान का खतरा है, उसने नाम भी दिया था, उस पर पूरी इंक्वायरी हो जाए ताकि उनको अभी FIR डाल के उनको बंद करना चाहिए उन आदमियों को, ताकि वो
कोई एविडेंस ना छोड़ दे, उनको फ्लो 4 जेल में डालना चाहिए ताकि इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी आदमी मुलविस पाया गया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये सीबीआई की इंक्वायरी हो इसमें, ताकि हमें पता चले। और इंडिविजुअली जो भी मिलिटेंट एक्टिविटी, जो भी मिलिटेंट्स जो ग्रुप्स है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें वो बाकायदा इंडिविजुअली वीडियो निकाले। अगर उन्होंने उनको मारा है, अगर उन्होंने, मैं वाजा करता हूं, अगर उन्होंने मारा है उसका वीडियो रिलीज करे कि इसका गलती क्या, ताकि हम ऐसा आम आदमी, मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं भी उनके साथ में खड़े हो जाता, भाई मैं इसके साथ में एंडोर्स नहीं करता। अगर उसकी कोई गलती है, चाहे कोई भी गलती है उसकी, तो वो आप हम लोगों के ऊपर सामने डाले कि इसकी कोई ऐसी गलती थी। हालिया दिनों में हुई हलाकतों पे, जहां पे बीडीसी चेयरपर्सन और अब बाबर कादरी की हलाकत हुई है, इस पे आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मीडिया के साथ बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह जो बीडीसी चेयरपर्सन खाक का है उसको किस तरह मारा गया है और अब बाबर कादरी को किस तरह उनके घर में कत्ल किया गया है। इस पूरे मामले पे उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, बीडीसी चेयरमैन जो श्री लेट सरदार भूपिंदर सिंह साहब अटैक हुआ, उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि उनका विजिट था खाक बडगांव। उनके साथ 2 पीएसओ थे, एसओटी भी दिन में उनको घुमाया। इवनिंग में उन्होंने दोनों पीएसओ को खाक थाना में ड्रॉप कर दिया और बोला मैं तुरंत आ रहा हूं। बिना पुलिस को बताए चुपचाप अपने प्राइवेट गाड़ी में अकेले अपने गांव चले गए, जो वहां से काफ़ी 10-12 किलोमीटर दूर था। घर पहुंचते ही उन पर फायर हो गया। उस इंसिडेंट में हम लोग दोनों पुलिस के जो पीएसओ थे उनको सस्पेंड किए हैं और तफ्तीश चल रहा है। और 2 सस्पेक्ट को बुलाए हैं। एसपी बडगांव खुद पूछताछ कर रही है उसके बारे में। हो सकता है कि मिलिटेंट्स को पहले से इन्फॉर्मेशन हो कि घर आने वाला हो, किससे बात किया, उनका जितना भी सीटीआर हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, उस केस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कल मॉर्निंग में जो बडगांव एयरपोर्ट के फनल एरिया में सीआरपीएफ का पेट्रोलिंग जा रही थी, रूटीन जो पेट्रोलिंग वर्क होता है फनल एरिया को डोमिनेट करने के लिए, उस पर फायर हुआ। उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हो गए, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जो बीडीसी चेयरमैन का जो इंसिडेंट हुआ है, जो अभी तक जो हम लोग को प्राइम फेसी मिला है कॉल डिटेल मिलिटेंट्स का लोकेशन, उसमें जो बडगांव का एलईटी के कमांडर यूसुफ कांदरू है और एक नारवल का अबरार है एलईटी का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। और जो एयरपोर्ट पे हुआ उसमें जैश मोहम्मद का हाथ आ रहा है। उसमें M4 यूज किया गया। M4 का वहाँ पर एम्प्टी कार्टेज मिला है। तो और जनरली जैश मोहम्मद वाले M4 यूज करते हैं। और उसके बाद कल इवनिंग में 6:20 में हमारे एडवोकेट साहब जो है कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके घर में 2 क्लाइंट आया है। दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब था, पूरा मास्क लगाए हुए थे। प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया। उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भागते टाइम में मिलिटेंट ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया है। और गली में जो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है, उसका फुटेज हम लोग लिए हैं, उसको देख रहे हैं। उससे ट्रैक डाउन करते हैं कि कौन मिलिटेंट इन्वॉल्व है। आज सुबह मैंने जाके मौके का मुआयना किया, उनके घर भी गए, सीन ऑफ क्राइम का विजिट किए, एसपी, एसएसपी, एसडीपीओ सारे एसएचओ का मीटिंग लिए और एक एसआईटी बना दिए जिसको हेड कर रहा है एसपी हजरत बल। उसमें एसडीपीओ जडी बल रहेगा, हमारे एक पीसी कार्गो का एक डीएसपी साहब रहेंगे, एसएचओ भी रहेंगे, एक लीगल एक्सपर्ट रहेगा। एसआईटी को आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करें। कौन सा मिलिटेंट, कौन सा आउटफिट मिलिटेंट का इन्वॉल्व है, उसको जल्दी से पता करके उनको हम लोग अरेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरेस्ट नहीं होगा तो इनकाउंटर में यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह केस हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे अनंतनाग, जिला अनंतनाग के सिरहमा इलाके की। फौज, पुलिस और एसओजी के एहलकारों ने कल पूरे इलाके को
स्क्वाड्रन सर्च ऑपरेशन में लिया था और गरगर तलाशी शुरू की थी। उस गरगर तलाशी के दौरान ही गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें 2 मिलिटेंट्स के जाँ बहक होने की खबर है। एक मिलिटेंट का ताल्लुक जो है वो फायरनर बताया जाता है और दूसरे का ताल्लुक ज़िला पुलवामा से ही बताया जाता है। इस एनकाउंटर के हवाले से आईजीपी कश्मीर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। क्या कहना है आईजीपी कश्मीर का, आइए आपकी नज़र करते हैं। कल मॉर्निंग में एसपी अनंतनाग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि सरहमा इलाके में 2 टॉप कमांडर छिपे हुए हैं। आर्मी सीआरपी को लेकर पुलिस ने वहाँ पर कॉर्डन कर लिया और रात में मिलिटेंट भागने का प्रयास किया। हमारे जवानों ने कड़ाई जवाब दिया। आज मॉर्निंग में उनको ट्रैक करते करते सर्च करते करते एक घर में उनको लोकेट किया गया। उसमें हम लोग फायरिंग भी किए, एक्सप्लोसिव भी थोड़ा यूज किए। उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। उसमें एक जो अबू रेहान है पाकिस्तान का, मार्च 2019 से साउथ कश्मीर में एक्टिव था। बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। दूसरा जो पुलवामा काकपोरा का आदिल है, आदिल रशीद भट्ट, जो एलटी के कमांडर है। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा, आप लोग सीसीटीवी कैमरा भी देखे होंगे, जो नौगांव में अटैक करके हमारे 2 पुलिस वाले को उन्होंने हलाक कर दिया था। हमारे 2 शहीद हो गए थे जेके पुलिस के जवान, और एक इंसास लेकर भाग गया था। वह इंसास भी आज मिल गया है। और ये दोनों मिलिटेंट बहुत डेडेड मिलिटेंट थे और एलटी का काफ़ी अटैक में इन्वॉल्व था। मैं इसके लिए आर्मी सीआरपी पुलिस तीनों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम हुआ है। चलिए, सिरहमा के एनकाउंटर के हवाले से बात हो रही है। वहां पे जिस जगह एनकाउंटर हुआ था वहां पे लोग चले गए थे और एक पुरस्कार धमाका वहां पे हुआ है। धमाके में कई सिविलियंस के जख्मी होने की खबर है, जिनको श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। चलिए, अब बात शुपैन एनकाउंटर के हवाले से। शुपैन एनकाउंटर हुआ था और उसमें 3 जो मिलिटेंट्स को जाँ बहक करने की बात कही गई थी और असलह बरामद करने की बात हुई थी। उसके बाद ही राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई घरानों ने इस हवाले से इंकिशाफ किया था कि जिनको मिलिटेंट बताया जाता है वो उनके लोग हैं, उनके बच्चे हैं, और उसके बाद तहकीकात शुरू हो गई थी। आज आईजीपी कश्मीर ने कहा कि डीएनए टेस्ट जो लिया गया था, सैंपल्स लिए गए थे, वो मैच हुए हैं। मतलब जो नौजवान मारे गए थे जिनको मिलिटेंट कहा गया था और जो उनके घर वाले हैं, उनके जो डीएनए सैंपल्स हैं वो मैच हो रहे हैं और तहकीकात जो मरहला है वो आगे अब बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो शोपियन के केस के बारे में जो डीएनए का जो सैंपल आया था, आज हम सुबह हमारे पास मिल गया है, मैचिंग किया है और उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमा सेहत के हवाले से। खनमू का इलाका, जहां पे कई साल पहले एक पीएससी वहां पे बनाया गया है जो अभी काम भी कर रहा है, और पीएससी के हवाले से लोगों ने एहतजाज किया। लोग घरों से बाहर आए और उन्होंने पीएससी में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं महकमा सेहत के खिलाफ नाराबाजी की और उनके खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। मामला इस तरह हुआ कि पीएससी में ताला लगा हुआ है और लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे डॉक्टर्स तैनात नहीं हुए। कोविड-19 के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कई लोगों की जान इस हवाले से चली गई है। अगरचे मामले को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया गया मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जो अस्पताल का जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, वहाँ पे लिखा है नो विजिट टू हॉस्पिटल। मतलब अगर ये कोविड अस्पताल है फिर तो जवाज बनता है, मगर जो हमारी अथॉरिटी से बात हुई उन्होंने कहा कि ये कोविड अस्पताल नहीं है। अगर कोविड अस्पताल नहीं है तो पीएससी को बंद रखने का क्या जवाज है, वहाँ डॉक्टर्स क्यों नहीं आते हैं। इस हवाले से वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने नाराबाजी की, उन्होंने महकमे सेहत के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। मोहम्मद सिद्दीक गोजरी को आज यहाँ पर रेफर किया गया सुबह तकरीबन 9:30 बजे। यहाँ क्योंकि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, न एम्बुलेंस यहाँ थी, उन्हें कहा गया कि जो एम्बुलेंस है वो ऑलरेडी कोविड ड्यूटी पे है। सर, ये जो हॉस्पिटल है पिछले 2-3 महीनों से ये बिना एम्बुलेंस के चल रहा है, तो फिर उनको कोई लोकल गाड़ी को अरेंज किया गया और पांता चौक तक पहुंचाया गया और बदकिस्मती से उनका अंत हो गया। तो इस तरह से सर ये पिछले 2 हफ्तों से दूसरा एक्सीडेंट है। इससे पहले हमारे एक हमसाये थे अब्दुल मजीद, बहुत ही गरीब आदमी थे बेचारे, उनको भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई। सर, इनको यहाँ लाया गया लेकिन यहाँ पर कोई प्रोग्राम अरेंजमेंट नहीं है सर, तो उनकी भी फौत होगी। वो फिर उन्हें रेफर किया गया पांपोर, तो रास्ते में ही उनका भी फौत हो गया। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जगमोहन व्हेन वी वर नॉट इवन बॉर्न। लेकिन सर जो बेसिक फैसिलिटीज है वी आर लैकिंग दैट। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, जेंट्स के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लेडीज के लिए कोई खास स्पेशल इंतजाम नहीं है। सर, जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे बिफोर कोविड सिचुएशन, बिफोर कोविड पैंडेमिक, डॉक्टर्स अवेलेबल थे सर 3-4, लेकिन बदकिस्मत से उन्हें पता नहीं आसमान निकल गया या जमीन खा गई, पता नहीं वो कहाँ गए। तो अब एक डॉक्टर कभी कभी आते हैं
10 बजे आएंगे, 3-4 बजे ये जो डिस्पेंसरी ये बंद रहती है। तो सर आप जिस तरह मेरे सदर साहब ने कहा कि जो आबादी यहाँ है तकरीबन 35,000 है, उसमें से एक बहुत बड़ा जो रोल है, नंबर है, वो है डाउन ट्रोडन का, जो बहुत गरीब तबका है, वो बेचारे सफर कर रहे हैं। सर मैं आपको कहूँगा कि कुछ साल पहले ये जो हमारी डिस्पेंसरी थी इतनी अच्छी से कायम दायम थी कि जो एडजॉइनिंग एरियाज है, जवन है, जोरा है, वीएन है, वहाँ के पेशेंट्स को यहाँ रेफर किया जाता था। लेकिन पता नहीं पिछले 1-2 साल से क्या पता क्या हो गया, अरेंजमेंट्स क्यों नहीं दी गई, मेडिकल जो फैसिलिटीज है क्यों हमें उनसे महरूम रखा गया, क्यों यहाँ डॉक्टर्स को दस्तयाब नहीं रखा गया, क्यों जो नर्सिस है उनको भी चेंज किया गया। सर वी आर सफरिंग वेरी हैवीली। ये सबसे बिजनेस हब है यहाँ पर। श्रीनगर की अगर देखा जाए ये बड़ी बिजनेस हब है, यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया है और इस इंडस्ट्रीज एरिया में कभी भी कोई भी हादसा होता है और जिसको सडनली कभी भी मतलब डेथ भी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमने बहुत बार गवर्नर को भी अवेयर किया है पिछले दिनों यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है हमें पता नहीं है। और अगर हमें यह मांग नहीं की है, हम सड़कों पे उतरने के लिए बहुत तैयार है और जल्दी उतरेंगे। नाज़रीन, खुनमू इलाके के लोगों ने एहतजाज किया और महकमे सेहत के हवाले से एहतजाज किया। जहां मुख्तलिफ अस्पतालों की हम बात करें जिनको कोविड अस्पताल करार दिया गया है, वहां पे लोग नहीं जा सकते हैं, एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है। मगर जो बाकी अस्पताल है वहां पे भी इस तरह की अब शिकायतें आ रही है कि लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है, लोग वहां पे नहीं जा सकते हैं। जिस तरह वहां पे डॉक्टरों का या पैरामेडिकल का या वो वहां के जो जिम्मेदार हैं उनका रवैया रहता है। हमने इस मामले के हवाले से कोशिश की थी वहां के जिम्मेदारों से बात करने की, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी बात का सही जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे महकमे पीएचई की, महकमे जल शक्ति की। यहाँ पे अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की खासकर बात करें तो कई इलाकों से लोग आए रोज एहतजाज करते हैं कि उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बटनूर त्राल की बात करें या बडमर्ग कुलगाम की बात करें, वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया और शिकायत की महकमे के खिलाफ कि उनको सही मानों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगरचे कई बार उनकी शिकायत को महकमे की नोट्स में भी लाया गया था, वहाँ के अफसरान की नोट्स में लाया गया था, मगर आज तक उनकी शिकायत का हजाला नहीं हुआ। लोग जो है वो दिन ब दिन मुश्किलात में आते रहते हैं, सरकार उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। आबिक मुश्किलात जबरदस्त 19वीं सदी मध्य यथ गामस यथ इलाकस त्रेश दिन। नंबर 1। नंबर 2 यह क्या वन आब सप्लाई तैयार, तथ फिल्ट्रेशन बनोमुत सह तैयार, तथ पावर दिन ट्रांसफार्मर तक लगित, मगर पीएच शंगित तस में मस तम ओतन कह तम आब त्रावन कहें, सह कम्प्लीट कर। 19वीं सदी मज यह गाम त्रेश कर, ये आबिक मुश्किलात, ये सोरे गाम जमा, वुचन त्रेश कर, नम सान माजि बेन कोड़ प्राण, मगर आबुक इंतजाम कहें। सोन मुतालबा यह पानी आपने जो हमारा चश्मा पीछे से जो बंद करके गवर्नमेंट ने आज से पहले तकरीबन 35-38 साल हो चुके हैं, उसको वो लाइन लाई थी एक, वो खस्ताहाल आपने देखी मौके पर भी जाके। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है आला हुकाम से कि हमारी तरफ इस पानी के बारे में ज़्यादातर तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये गंदा पानी हम लोग खाते हैं और इससे बीमारी भी उठती है और आपको पता है आज हालात भी ऐसे ही हैं। तो लिहाजा मेहरबानी हमारी तरफ से हम आपके वसातों से गवर्नमेंट आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ ये तवज्जो करें कि ताकि हमें ये साफ़ पानी मिले। मसला ये है पानी हमें बहुत दूर से आ रहा है, हमें पानी 4 किलोमीटर दूर से आ रहा है, एक चश्मे का पानी आ रहा है। चश्मा बहुत ही गंदा, कभी उसमें कूड़ा करकट आता है और बहुत गंदा पानी आ रहा है। हमें हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमें भी पानी गंदे से बहुत प्रॉब्लम। पानी कभी कभी आता है, कभी आता ही नहीं, लेकिन वो भी गंदा पानी आता है। हमारी ये अपील है कि हमारी तरफ तवज्जो दे और हमारा मसला हल करे। चले नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।